नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के बी राय और आज आरटीआई सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत जो हाईएस्ट बॉडी है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरटीआई एक्ट वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इन दोनों कमीशंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है नंबर 1 कंप्लेंट्स को अटेंड करना, नंबर 2 अपील्स को अटेंड करना, नंबर 3 मॉनिटरिंग ऑफ द आरटीआई एक्ट को करना और जहाँ भी दिशा निर्देश देने की आवश्यकता पड़े वहाँ पर दिशा निर्देश देना कि आप ट्रेनिंग दिलवाइए, आप अपने वर्क कल्चर में इम्प्रूवमेंट करिए, आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है जो वेबसाइट पर डालिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस प्रकार से इनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा पिवटल है और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 किस्म के कमीशंस इस एक्ट में बनाए गए हैं। नंबर 1 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि केंद्र सरकार के पब्लिक इंफॉर्मेशन अधिकारी और पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट अपील सुनता है और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज के पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी अपील और कंप्लेंट सुनता है। इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं और उसकी नियुक्ति के लिए जो रिकमेंडेशन होती है वो एक कमेटी करती है जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं और उनके साथ एक मंत्री, नॉर्मली डीओपीटी के मंत्री होते हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। इन 3 आदमियों की रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं और पहले ये नियुक्ति 5 साल के लिए हुआ करती थी, परंतु अब इसको घटाकर 3 साल कर दिया गया है। पहले इनकी पावर्स जो थी उसमें तो कोई कमी नहीं आई, परंतु इनको जो दर्जा दिया गया था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर दिया गया था इनके चेयरमैन को और इलेक्शन कमिश्नर के बराबर इनके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को दिया गया था। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 तक इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। अब जो है इनकी सैलरी घटाकर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी 2,50,000 कर दी गई है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की 2,25,000 कर दी गई है। बाकी इनको डीए, एकोमोडेशन, बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो एज इट इज़ मिलती आ रही हैं। तो इस प्रकार से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है जो कि आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में सहायक है और ओवरसी करती है और ये एक एनुअल रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट के लिए भी पेश करते हैं कि उन्होंने इस पूरे साल के अंदर क्या क्या किया। इनकी जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में पेश की जाती है जिसमें बताया जाता है कि कितनी आरटीआईज आई, कितनी को जवाब मिला, कितनों में रिजेक्शन हुआ, किस किस क्लास के अंतर्गत रिजेक्शन हुआ, कितने अधिकारियों को दंडित किया गया, कितने अधिकारियों के विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन इत्यादि लिया गया, क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी अपना अपना एक स्टेट कमीशन है, उसका भी हेड जो होता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और उसके साथ 10 इंफॉर्मेशन कमीशन के अधिकारी होते हैं। इनका जो चयन है वो चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद 1 मंत्री एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन करता है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय के आदेश से होती है। इनका टेन्योर भी अब 3 साल का कर दिया गया है और इनकी सैलरी 2,25,000 प्रति मंथ है। इनको बाकी पे एंड पर्क्स जो हैं एज यूजुअल मिलते रहते हैं, एलटीसी भी मिलता है और डीए भी मिलता है, अकोमोडेशन भी मिलता है इत्यादि इत्यादि, मेडिकल फैसिलिटीज़ इत्यादि भी मिलती हैं। तो इनका मेन रोल है कि अपनी अपनी स्टेट के अंदर जितनी कंप्लेंट्स और अपील्स आएँ उनको सुनना और उसमें दिशा निर्देश देना। ये भी अपनी रिपोर्ट एनुअल जो है स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं जिसकी प्रति सदन में रखी जाती है, स्टेट असेंबली के अंदर रखी जाती है। इस प्रकार से ये दोनों प्रकार के कमीशन जो हैं
बहुत ही पावरफुल बॉडीज़ हैं जो आरटीआई की इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और समय समय पर दिशा निर्देश देते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। कई केसों में तो इन्होंने एफआईआर तक लॉन्च करने के भी आदेश दे दिए, क्योंकि अदरवाइज इम्प्लीमेंटेशन करना जो हो रहा भारी पड़ रहा था। कई अधिकारी और उच्च अधिकारी भी दिशा निर्देशों को मानने से इनकार कर रहे थे, तब इन्होंने कई केसों में एफआईआर लॉन्च करने तक के निर्देश देने का भी प्रबंध किया। तो इस प्रकार से आरटी एक्ट में हमारे ये जो दोनों कमीशन हैं बहुत ही पावरफुल है। जहाँ तक कंप्लेंट लेने का संबंध है, कोई भी व्यक्ति यदि वो डिससेटिस्फाइड है, वहाँ के ही पीआईओ नहीं मिलता, पीआईओ रिफ्यूज़ कर देता है आरटी एप्लीकेशन या अपील लेने से, या उसको इन्फॉर्मेशन गलत मिली है, या उसका रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, इत्यादि इत्यादि, ऐसे मामलों में कंप्लेंट भी दायर कर सकता है। परंतु कंप्लेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि इन्फॉर्मेशन देने के आदेश ये कमीशन नहीं पारित कर सकते। इन्फॉर्मेशन देने के आदेश ये वहीं पारित कर सकते हैं जहां ये एप्लीकेंट जो है अपील के माध्यम से आता है। सो सेक्शन 19 के अंदर अपील्स की जा सकती हैं, सेक्शन 18 के अंदर हमारी कंप्लेंट्स की जा सकती हैं। यदि एप्लीकेंट सेक्शन 19 के थ्रू जाता है तो उसको इन्फॉर्मेशन देने के बारे में भी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। कंप्लेंट पर बाकी जो कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है वो करने के उनके पास पावर्स हैं। अगर पीआईओ नियुक्त नहीं किया तो पीआईओ नियुक्त करवाया जा सकता है। फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी नहीं है तो वो किया जा सकता है। वहाँ पर प्रबंध ठीक नहीं है तो उनके लिए दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कमीशन जो हैं बहुत ही पावरफुल रोल अदा करते हैं। आरटीआई अपील्स को रिसीव करने और डिस्पोज करने के लिए जो हमारे आरटीआई रूल्स 2012 के अंदर बन रहे हैं उनमें प्रावधान किया गया है कि कैसे अपील की जाएगी, उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे और उनको कैसे निपटाया जाएगा। इसकी एक मैंने वीडियो डाल रखी है जिसको आप देख सकते हैं। तो हमारे इस समय उद्देश्य यही है कि इनकी पावर्स क्या हैं। यदि कमीशन देखता है कि गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन रोकी गई है तो ये अधिकारियों को दंडित भी कर सकता है, परंतु उनको सुनवाई का मौका अवश्य देगा। दंड का प्रक्रिया चालू करने से पहले पीआईओ महोदय या कंसर्न अधिकारियों को पूछा जाएगा कि ये गफलत कैसे हुई, और उनका उत्तर प्राप्त करने के बाद ही ये उनको दंडित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़े तो ये कंपनसेशन देने के भी आदेश दे सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी कारण से नुकसान हो गया है तो उसकी भरपाई के लिए भी आदेश दे सकते हैं। इसके बाद इनकी रिकवरी के लिए भी ये मॉनिटरिंग करते हैं कि ये रिकवरी हुई कि नहीं हुई। तो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत दोनों कमीशनों का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अहम है और इन्हीं पे दारोमदार है कि आरटीआई एक्ट जो है इसको पूरी तरीके से पालन करके इम्प्लीमेंट किया जाए। आरटीआई एक्ट के अंदर ये भी प्रावधान है कि इनके दिशा निर्देशों को मानना एक मजबूरी भी है। यदि कोई नहीं मानना चाहता या उनको कोई दिक्कत आती है या उनको लगता है कि आदेशों में कुछ कमी है, गलती है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर वहाँ से स्टे ऑर्डर ले सकते हैं या उन ऑर्डर्स के ऊपर उनके जो दिशा निर्देश होंगे उनको लेके इम्प्लीमेंट करेंगे। परंतु अदरवाइज़ ये रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। एक केस में किसी अधिकारी ने रिफ्यूज़ करने का प्रयास किया था तो उसके विरुद्ध एफआईआर लॉन्च करने के आदेश दे दिए गए थे कि आप जो है हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं। बार बार आदेश देने के बावजूद भी वो अधिकारी नहीं मान रहा था तो इन्होंने यहाँ तक जाने का भी प्रबंध किया। तो आरटीआई एक्ट के अंदर जो हमारे इंफॉर्मेशंस कमीशन हैं उनके पास बहुत ही पावर है। ये रिकॉर्ड को भी मंगवा सकते हैं, सम्मन कर सकते हैं, अधिकारियों को इंटेरोगेट कर सकते हैं, एफिडेविट देने के लिए बाध्य कर सकते हैं और इनके पास जो है सारी की सारी पावर्स हैं किसी भी प्रकार से आरटीआई को इम्प्लीमेंट किया जाए। जो भी बाधा आएगी उसको रिमूव करने के लिए दिशा निर्देश दे सकते हैं। कई जगह इन्होंने ऐसे भी निर्देश दिए हैं कि आप वेबसाइट पे इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन भी डालिए। सुओ मोटो जो इन्फॉर्मेशन है उसको डालने के भी आदेश दे सकते हैं।
तो आरटीआई एक्ट के अंदर दोनों कमीशंस के पास बहुत ही पावर्स हैं, और ये जो है अपने मेथड्स चेंज करने के लिए भी कह सकते हैं, और अगर आरटीआई के अंदर कोई बाधा आ रही है उसको रिमूव करने के लिए भी दिशा निर्देश दे सकते हैं। यदि कोई अधिकारी इनकी बात को नहीं मानता और कॉन्स्टेंटली परसिस्टेंटली फेल हो जाता है तो उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के भी इन आदेश देने की इनके पास पावर है। तो इस प्रकार से हमारे दोनों कमीशन जो हैं, सेंट्रल कमीशन और रेस्पेक्टिव स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में सक्षम है। तभी आज आरटीआई जो है हमारी वर्ल्ड ओवर के अंदर तीसरे चौथे स्थान पर आती है। यदि सारे पीआईओज, एपेलेट अथॉरिटीज़ और दूसरे अधिकारी मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो आरटीआई फेल हो सकती है। तो इसको प्रॉपर लाइन पे लाने के लिए हमारे जो टॉप पे कमीशंस हैं उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्मली इसके अंदर जो नियुक्त होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड होते हैं, परंतु कुछ स्थानों पर दूसरे पब्लिक के लोग भी आए हुए हैं। एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को लेने का प्रयास किया जाता है, और उसमें अब कई जगह पर से जो एनजीओज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी आ जाते हैं, और कई जगह पर प्रेस रिपोर्टर, जर्नलिस्ट एक्सेट्रा भी लिए जाते हैं, प्रोफेसर्स लिए जाते हैं। परंतु मैक्सिमम जो अधिकारी आ रहे हैं वो हमारे ब्यूरोक्रेट साइड से आते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स अपने डिपार्टमेंट्स की वर्किंग को जानते हैं, उनके इन्स एंड आउट्स को जानते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक तालमेल बिठाने के लिए ये सारे के सारे काम करने का प्रयास करते हैं। इनको दंड देने का भी अधिकार है। यदि कोई अधिकारी जानबूझकर इन्फॉर्मेशन रिफ्यूज़ करता है, एप्लीकेशन रिसीव नहीं करता है, गलत इन्फॉर्मेशन देता है, रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसको दंडित करने का भी इनके पास प्रावधान है, और 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ये 25,000 रुपये प्रति एप्लीकेशन के हिसाब से दंड डाल सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज की प्रिंसिपल महोदया को 5 एप्लीकेशनों में 1.25 लाख रुपया दंड देना पड़ा। तो उससे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि बाकी अधिकारी भी जो हैं वो सचेत हो जाते हैं और आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने के अंदर पूर्ण रुचि लेते हैं। इस प्रकार से हमारा जो कमीशंस का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई जगह पर इन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए भी आदेश दिए कि आपके स्टाफ को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, इनको आप ट्रेनिंग दिलवाइए ताकि ये जो है आरटीआई को ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकें। यहाँ पर अपील के अंदर ये बताना चाहूँगा, ना केवल छोटे अधिकारी आते हैं बल्कि फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, जिनमें से बहुत सारे अधिकारी आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, वो स्वयं भी यहाँ पर आकर अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए पेश करते हैं ताकि उनको दंड ना पड़े या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रशासनिक करने के आदेश ना पारित हो जाएं। एक केस में तो मैंने देखा कि 7 ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी एक ही अपील के अंदर पेश हुए थे, और उनके ऊपर यही था कि उन्होंने जो सूचना दी है उसको उन्होंने क्यों नहीं दिया या क्या उसमें गलतियां थी, वो सारा डिफेंड करने के लिए 7 अधिकारी आए हुए थे। तो इस प्रकार से इनकी पावर्स को देखते हुए हमारा जो आरटीआई एक्ट है वो बहुत ही प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये यदि एक एनुअल कॉन्फ्रेंस भी आगे किया करते थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति महोदय आते थे, परंतु कोविड के दौरान ये शायद नहीं हो पाए। परंतु एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं इनकी अब भी आती हैं जो पार्लियामेंट के अंदर सबमिट की जाती हैं और उनके ऊपर चर्चा करना चाहें तो चर्चा भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारा जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ दीज कमीशंस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगली कड़ी में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।